तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, पर आप यहाँ आइए, हमारे बीच हैं, आपका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इतने बड़े ग्रेट सिंगर, कहना चाहिए आर्टिस्ट, जिनका नाम न केवल फिल्मी दुनिया में मुझे लगता है कि संगीत की दुनिया में जिनका नाम अमर है, और उनके ऊपर उनकी बेटी नातिन ने एक इतना रोचक, कहना चाहिए प्रभावशाली, जितना मैंने देखा, जो इन्होंने पुस्तक में लिखा है, और भातखंडे को जितना सम्मान उस कलाकार ने दिया है, उससे ज़्यादा भातखंडे को समृद्धि मिली है कि वो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत खुशी का समय है कि उनके ऊपर एक पुस्तक और उसमें एक चैप्टर उन्होंने भातखंडे को बताया। Thank you very much for all of you coming, and but first and foremost, thank you very much to Professor Manvi ji कि उन्होंने मेरी इल्तिजा, मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया और वक्त निकाला उसके लिए आप सब लोग के साथ, तो आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। मानवी जी के प्रेजेंस की वजह से आज तलत महमूद साहब की जो जन्म शताब्दी है, बर्थ सेंटिनरी फरवरी 2024, वो मानवी जी की सपोर्ट की वजह से आज तलत महमूद वापस भातखंडे आए हैं 100 साल में। क्योंकि उनकी फिल्मों का इतना जिक्र होता है, उनके गज़लों का इतना जिक्र होता है, मगर उनकी जो पर्सनल हिस्ट्री थी उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर Manvi ji for giving me this opportunity and keeping my request in mind. Before I start, I would like to dedicate a copy of the book to the Vice Chancellor as well as the University, and I hope some copies will be kept in the library as well for music scholars and students. So I would like to first present this first copy. गोल्डन एरा का जो म्यूज़िक है वो इतना क्लोज है टू क्लासिकल कॉम्पोजिशंस कि आई एम श्योर इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग एज वेल। उनके जो गोल्डन एरा के जो गाने थे और उनके जो गज़लें हैं और जो उर्दू पोइट्री को लेके उन्होंने जो गज़लें गाई हैं, मगर उनकी पूरी ज़िंदगी, चाहे वो कलकत्ता में गए पहले, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहले कैलकाटा में थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। कैलकाटा में गए, वहाँ पे गज़लें गाई, मगर वहाँ पे फिर उन्होंने बंगाली गाने भी गाना शुरू किए। फिर वो बॉम्बे गए, फिल्म स्टार बने। मगर जहाँ भी वो गए, उसके बाद बॉम्बे के बाद उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट टूर्स किए। ही वॉज द फर्स्ट सिंगर फ्रॉम इंडिया टू स्टार्ट वर्ल्ड टूर्स, and looking at him, his friends Mukesh ji, Lata Didi, they started world tours after looking at his success. मगर वो जहाँ भी गए, लखनऊ उनके दिल के करीब रहा, क्योंकि उनकी पैदाइश यहाँ थी। तो किताब में जैसे आप पढ़ेंगे कि वो लखनऊ में अमीनाबाद में उनका घर था, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। मौसीकी सीखने के लिए वो यहाँ आए भातखंडे में, और एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो मानवी जी ने पढ़ा हुआ है कि उनका एडमिशन कैसे हुआ था। तो थ्योरी में वो बहुत वीक थे, उनकी थ्योरी अच्छी नहीं थी, बट ही वॉज कॉन्फिडेंट कि प्रैक्टिकल में उनका एडमिशन हो जाएगा। तो जब थ्योरी का स्टेज हुआ, उनके जो बोर्ड में जो उनके मार्क्स दे रहे थे फॉर एडमिशन प्रोसेस, और उन दिनों में भी भातखंडे वॉज द एब्सोल्यूट टॉप मोस्ट, एंड तो थ्योरी में उनको फेल कर दिया गया था। फिर जब प्रैक्टिकल की बात हुई, उन्होंने इतना खूबसूरत अलाप लगाया कि जो जजेस थे उन्होंने बोला कि भाई इसको तो वेस्ट नहीं कर सकते, इस टैलेंट को, इनका एडमिशन दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या किया जाएगा।
प्रोफेसर माथुर जी से आपसे भी सुबह बात हुई थी इसके बारे में। तो जब इनका भाटखंडे में एडमिशन हुआ तब फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो काफ़ी मशहूर हो चुके थे कैंपस में। जब भाटखंडे स्कूल में उनका एडमिशन हुआ तो लोगों को पता चला वो जो मशहूर आवाज़ जो AIR लखनऊ में गाती है वो अब वो भाटखंडे स्कूल में एक स्टूडेंट है। तो वो एक हमेशा एक बहुत ही पॉपुलर और मशहूर स्टूडेंट रहे। और ऐसी ज़बरदस्त मान थी भाटखंडे स्कूल की कि जैसे आजकल हम लोग मार्केटिंग स्कूल्स और बिजनेस स्कूल्स में देखते हैं कि कंपनीज आती हैं कैंपस में कैंपस प्लेसमेंट करने, उसी तरीके से भाटखंडे स्कूल में म्यूज़िक लेबल्स आते थे। तो HMV म्यूज़िक लेबल के लोग यहाँ आए थे सिंगर्स को, गुड टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पिकअप करने के, उनके साथ रिकॉर्डिंग की जाए। तो कैलकाटा से ही आए थे वो लोग, बिकॉज उस टाइम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैलकाटा में थी। तो कैलकाटा से आए और उन्होंने तलब महमूद को पिकअप किया। फिर कैलकाटा में जाके वहाँ का जो वो एक बहुत मशहूर दमदम स्टूडियो था, तो दमदम स्टूडियो में उन्होंने अपनी पहला प्रोफेशनल कमर्शियल गाना रिकॉर्ड किया एंड उसका नाम था सब दिन एक समान नहीं। लोगों ने कैसेट आया था जी करीब 80 के आसपास। जी उसमें उनके करीब 12 या 14 गजलें थी और उनको ये कहा जाता था कि कमरे में आप हल्के ब्लू लाइट में आप उस गाने को सुनिए तो उसका अंदाज कुछ अलग है। ओके, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा खुशी के गाने भी हैं, बहुत सारे हैप्पी डुएट्स भी हैं लता दीदी और राजा ताई के साथ, मगर लोगों के जहन में सिर्फ वो अफसोस और गम भरे गाने दिमाग में रह जाते हैं। तो किसी और ने ऑडियंस में मेरे जवाब में एडिशन किया और बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि नॉट जस्ट क्वालिटी ऑफ लिरिक्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बट ऑल्सो कि वो हमारे दिल को ज़्यादा छूते हैं। जो सैड सॉन्ग्स होते हैं वो हमारे दिल को बहुत ज़्यादा छूते हैं और तलत नाना की आवाज़ ऐसी थी कि वो हमेशा दिल में बिल्कुल बस के रह जाती थी। इसलिए लोगों को लगता है कि वो ब्लू मूड में ही ज़्यादा गाते थे। कोई सुरैया जी और इन लोग से जो पहले के गायक होते थे उनसे इन्फ्लुएंस, नूरजहां जी से। हाँ नूरजहां से, उनसे सुरैया से, उसके बाद धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते हैं। और उसके बाद बिल्कुल हर वॉइस की क्वालिटी अलग होती है, तो उस पर जो सूटेबल गाने होते हैं वो ज़्यादा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। जी बिल्कुल ट्रू। और किसी को मेरा एक सवाल है जी ये लीजिए। मुकेश जी को बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, रफ़ी साहब को, और मतलब ठीक है वो बहुत चल नहीं पाए जी 2-4-10 फिल्मों में गाने के बाद वो खत्म हो गए। किशोर साहब को भी बहुतों ने कॉपी किया, तलत साहब को कोई कॉपी क्यों नहीं कर पाया? अक्सर लोग कहते हैं कि उनको कॉपी क्यों नहीं कर पाए, और ये इसी वजह से था क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अलग थी। और उनकी आवाज़ अलग ऐसी थी कि उनके गले में जो वाइब्रेशन था, जो विब्राटो बोला जाता है, वो किसी और में नहीं था। वो आजकल तो लोग ट्रेनिंग करते हैं कि इस तरीके से आवाज़ को हिला के थोड़ा वाइब्रेशन डाला जाए, मगर वो उनका इनबिल्ट था और वो कोई उसको कॉपी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो आवाज़ में ही इनबिल्ट था। यस मैं ये जानकारी थोड़ी सी चाहता हूँ कि आप बताइए कि मुकेश जी का करियर बजाने के टाइम इन्होंने सॉन्ग भी छोड़ दिया था गाने, हाँ, उस पर थोड़ा सा अगर आप बता सकें। मैं यही सोच रही हूँ, मैं सारी बातें बता दूंगी तो आप पढ़ेंगे तो आधी बात बताती हूँ। सिर्फ एक गाना नहीं छोड़ा, पूरा एक फिल्म का एल्बम छोड़ दिया था। और वो दिलीप कुमार की फिल्म थी। वो दिलीप कुमार की आवाज़ वही हुआ करते थे म्यूजिक इंडस्ट्री में 1950s में, सारे गाने दिलीप कुमार के तलत नाना ही गाते थे। और 1950s तक, बाद में ऑफ कोर्स देयर वाज मोहम्मद रफ़ी अनडिनाइबली। तो एक फिल्म एल्बम उनको मिला था, वो दिलीप कुमार की फिल्म थी। उन्होंने दिलीप कुमार साहब से बात की और बोला कि देखो मुकेश का बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है आजकल, और ये एल्बम तुम उसको दे दो। तो वो सिर्फ एक गाने की बात नहीं थी, वो पूरे एल्बम की बात थी। बाद में ऑफ कोर्स दैट फिल्म बिकेम अ सुपर हिट, इट वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर, इट वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स।
तो बाकी बातें आप किताब में पढ़िए। मधुमती क्या थी? नहीं, देवदास। इसको मैं लॉक नहीं करूँगी। देवदास। मधुमती एक विमल राय थी। अब वो आप किताब में पढ़िए। अब ये सब बात मैं सिर्फ इसलिए जिक्र करना चाह रही हूँ कि आप लोग इसको समझिए, कोशिश करिए कि वो क्यों आज तक महमूद बने। ऐसा ही नहीं, ये सिर्फ 2-4 गाने आज हम गा के फेमस हो जाते हैं लोग, और इतना उनको नाम मिल जाता है, ख्याति मिल जाती है, मीडिया के इतने हमारे पास रिच संसाधन है कि हम बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाते हैं। सीखने का जो तरीका है, सीखने के प्रति जो समर्पण है, वो आज भी है ही। तो ये सारी बातें उनका वापस बात करने आना, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं फिर से सीखूं, और फिल्मों में आने के बाद वो क्लासिकल ही उनका आधार, और उसके कारण उन्होंने मतलब इतनी प्रसिद्धि, क्योंकि उनका आत्मविश्वास भी रहा होगा, उनका बेस इतना पुख्ता रहा होगा। तभी आज की जो हमारी चर्चा हुई उसकी सार्थकता है कि जितना ज़्यादा इस पुस्तक के बारे में लोगों से चर्चा कर पाएँ, लोगों को बताएं, तो उतना आपका आज यहाँ रहना सफल होगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर माधवी जी, बिकॉज आपने जो एसेंस ऑफ स्टूडेंट लाइफ एंड डिसिप्लिन जो समझा है इन चैप्टर्स से, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। सुश्री सेहर समान जी को धन्यवाद देती हूँ, और कुलपति महोदया को बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि हम सबको ये अवसर प्रदान किया। कटती नहीं है रात अब तेरे